बात सुनने रहे। तो भाई वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए 10 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, इसमें 20 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम है ए, ये है बी, ये है सी। ये भी 10 सेंटीमीटर है, इधर से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। फटाफट निकालो, 2 मिनट में निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ ए बोलो या आर बोलो, नीचे आपको रेडियस बोलना है, ठीक है। ये जो होता है आर रेडियस, मतलब किसी वायर से डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, वैसे आपको इसको बनाना होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वायर दिया हुआ है, इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट मान लीजिए 20 एम्पियर, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी। इसके ऊपर निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। ध्यान से देखो। तो देखो इस वायर के कारण, इसमें वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ बनने वाली है। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में थम्स अप वाला रिलेशन होता है। अगर करंट सीधा सीधा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सर्कुलर शेप में होगी। अगर करंट किसी लूप में चल रहा है यानी कि सर्कुलर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, वो थंब की डायरेक्शन में होगी, सीधी सीधी। तो यहाँ पे देखो करंट जो है वो सीधा सीधा चल रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है करंट की, तो देखो करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड जाके पी से स्ट्राइक कर रही है, यानी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी? इनवर्ड। ये देखो थंब मैंने ऐसा रखा, पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है। ये नहीं बता रहा हूँ जो बच्चे आएंगे, बाकी लोगों को सॉल्व करो। तो देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इनवर्ड, और इनवर्ड का साइन बनाते हैं हम लोग क्रॉस। तो हमको डायरेक्शन तो मिल गई, मैग्नीट्यूड देगा ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट, हमने एक चीज पढ़ी थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर, और आर होता है इस वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को रेडियस भी कहते हैं। बस वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। फटाफट निकालो ना, इसमें तो तीनों पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को। तो देखो अगर मैं इसके लिए निकालता, मान लो इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे हो जाता 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई दिया हुआ है 20 एम्पियर अपॉन 4। हाँ, नीचे हो जाता कितना? 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। या फिर उसको मीटर में पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कुछ ना कुछ टेस्ला। ये चीज भूलना नहीं, इसको मीटर में रखना, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? एक और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर मीटर आ रहा है तो आपको मीटर में रखना है ऐसा यूनिट। तो चलो वापस लौटते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तीनों के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो देखो एक वायर इसके जस्ट बाजू में है, क्या इसके कारण इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी? आएगी। दूर एक और वायर है जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, क्या इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी? क्यों नहीं आएगी? आएगी। भाई वायर है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी लेकिन लगेगी जरूर। अब देखो यहाँ पे इस वायर के कारण हम निकाल लेते हैं। मान लो डायरेक्शन आ गई कैसी? इनवर्ड। और इसके कारण निकाले, मान लो उसकी भी डायरेक्शन आ गई इनवर्ड। तो B1 और B2 दोनों को हम जोड़ दें। तो देखो पॉइंट ए के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूं। पॉइंट ए के लिए फॉर पॉइंट ए,
इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैंने माना ये है वायर नंबर 1 और ये है वायर नंबर 2। तो देखो वायर नंबर 1 के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, फॉर्मूला रखा हुआ है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू आई दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतना आ गया V1 का वैल्यू। तो देखो वायर 1 के कारण उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब अभी भैया बताएंगे कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड या आउट। अब से अभी भैया के लिए बताएंगे। ये देखो इसमें वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब को रखो ऐसा। अगर हमने थंब ऐसा रखा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, पॉइंट उसके इस तरफ है ना, तो देखो ये बाहर की तरफ निकल रही है उंगलियां। देखो वायर के इस तरफ उंगलियां अंदर की तरफ जा रही हैं और इस तरफ बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो बाहर की तरफ होगी। जब भी बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है तो मैं उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखते हैं इस वायर 2 के कारण इसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसको मैंने नाम दे दिया V2। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूँ। तो वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट था इसमें कितना 20 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस। इस वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 + 10 + 10। इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है, तो कितनी हो जाएगी 30। तो मैंने लिख दिया 0.3। अब कोई और नहीं, अभी भैया बताएंगे डायरेक्शन क्या होगी इस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगा रहे हो कि पता है। देखो करंट की डायरेक्शन कैसे है, नीचे, तो अपने राइट हैंड के थंब को नीचे कर दो, करो। हाँ, तो जैसे ही तुमने नीचे किए, ये देखो तो इसके उस तरफ है, तो देखो उस तरफ उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है। ये देखो ये वायर पे मैंने थंब रख दिया तो मेरी उंगलियां कैसे जा रही है, अंदर। अगर पॉइंट यहाँ होता ना तो देखो ये उंगलियां ऐसे बाहर को आ रही होती, तो इस पॉइंट पे आउटवर्ड हो जाता। लेकिन इस वायर के वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए उसको डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। जिसको भी डायरेक्शन में डाउट हो ना क्लास के बाद मुझसे मिल लेना, क्लियर कर दूंगा। तो देखो इसकी भी जो डायरेक्शन है ना वो भी क्या है, वो इनवर्ड है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। तो मैंने बना दिया उसको ऐसा, इनवर्ड ही आया था। हाँ वो है इनवर्ड और ये कैसा था, आउटवर्ड। तो देखो अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर पूछूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो आप क्या कर देंगे V1 - V2। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम लिख देते V1 + V2। ऐसे ही पॉइंट बी के लिए निकाल सकते हैं। पॉइंट बी के लिए निकाल के बताओ फटाफट। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर देखो निकाल कर, एक एक करके सब डायरेक्शन बताएगा। जो वायर नंबर 1 है उसके कारण पॉइंट बी पे कैसी होगी डायरेक्शन, इनवर्ड। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन कैसी, इसमें करंट की ऊपर, तो मैंने थंब रख दिया ऊपर। अब देखो इस वायर के वो राइट हैंड साइड में है, तो देखो राइट हैंड साइड में अंदर जा रही है ना उंगलियां, अंदर मतलब इनवर्ड। तो यहाँ पे जो B1 की जो डायरेक्शन होगी ना वो इनवर्ड होगी। इनवर्ड को हम लगाते हैं क्रॉस, इनवर्ड को क्रॉस लगाते हैं, आउटवर्ड को डॉट। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कोई एरो को आप छोड़ेंगे ना, जब वो आपसे दूर जाएगा तब आपको कैसे दिखाई देता है, वो क्रॉस। क्योंकि एरो जब पीछे हम धागे में लगाते हैं ना तो वहां पे ऐसा क्रॉस टाइप का बना होता है ताकि वो धागे में सही से फिट हो सके। लेकिन सामने वाली जो साइड होती है एरो की एकदम पॉइंटेड होती है। तो अगर ये आपकी तरफ आ रहा होता, अब देखो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे, अगर इसके कारण इस पॉइंट पे निकालोगे तो देखो एरो ऐसा आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने बनाया था डॉट।
जिसको भी डाउट हो क्लास के बाद मिल लेना, अच्छे से क्लियर हो जाए। पॉइंट बी पे हमने वायर 1 के कारण निकाला B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा 4 पाई 10 टू द पावर -7 इनटू करंट डिवाइडेड बाय पॉइंट बी पे इन्वर्ट हम 2 पाई इंटू 0.1। वैसे ही B2 की पहले डायरेक्शन बताएंगे सबसे लास्ट। आपको बताना है वायर नंबर 2 के कारण पॉइंट बी पे डायरेक्शन। बिल्कुल सही, इनवर्ट, क्योंकि करंट जा रहा है नीचे तो मैंने थंब को कर दिया नीचे। अब जैसे ही मैंने थंब को नीचे किया वो जाके बी से टकरा के अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखो मैंने इसकी डायरेक्शन में किया थंब को, तो मेरी उंगलियां जाके उसको बी को अंदर की तरफ धकेल रही है, लेकिन वायर के पीछे से आएंगी तो सी को बाहर की तरफ धकेलेगी। ये देखो ये वायर करंट नीचे जा रहा है, देखो करंट नीचे जा रहा है, तो मैंने क्या किया इसमें उंगलियां ऐसे कर ली। जो पॉइंट इस तरफ है देखो ये उंगलियां उसको अंदर की तरफ धकेल रही है, इसलिए इसमें क्या होगी डायरेक्शन इनवर्ड। बिल्कुल, तो अगर इनवर्ड होती है डायरेक्शन तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्रॉस। इनवर्ड जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, मतलब हमसे तो दूर जा रही है, यानी कि यहाँ पे B1 प्लस B2 करना होगा। वैसे थर्ड पॉइंट होगा उसकी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके कारण डायरेक्शन कैसी होगी पॉइंट सी पे इनवर्ड, और इसके कारण डायरेक्शन कैसी होगी, हाँ ये देखो नीचे से जा रहा है, सी को बाहर की तरफ पुश करेगा तो आउट। हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी में छोटी को माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके साथ लिख देना। हाँ अगर अलग अलग डायरेक्शन आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना, और जो बड़ी वैल्यू की डायरेक्शन होगी ना उसी डायरेक्शन में लिख देना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस फॉर्मूले को तो आप ना बहुत अच्छे से याद कर लो, अभी अगली 2-3 क्लास में ये बहुत बार यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है कि अगर कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक वायर है, इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है I, तो इससे थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट है P, इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका फॉर्मूला है ये। फिर से बता रहा हूँ, 2-3 क्लास में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसको याद करें। किसी इनफाइनाइट लेंथ वाले करंट कैरिंग वायर के थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट P रखा हुआ है, उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली है। हमें पता है जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है ना तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट B है, उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होने वाली है, उसका आंसर ये फॉर्मूला देगा हमें। तो फॉर्मूला है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। फॉर्मूला याद हो गया, चलिए फॉर्मूला याद कर लेना है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि एक लूप है जिसमें एक करंट पास हो रहा है I। अब इसके एक्सिस पे अगर मैं चाहूं कि मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, एक पॉइंट को मैं कभी यहां रखता हूं, कभी यहां, कभी तो सेंटर पे रख देता हूं, और कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बना के बताया था। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है, वाई एक्सिस पे नहीं, एक पॉइंट पे होगी। हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था ना, उसमें जब x की वैल्यू 0 होती है, हाँ ये वाला x की वैल्यू मिनिमम है तो उसका मैक्सिमम, हाँ x की वैल्यू जब 0 है यानी कि सेंटर पे है, मैंने बताया ना कि मैं एक्सिस पे रख रहा हूँ, तो एक्सिस पे अगर उस पॉइंट को रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, सेंटर पर। ये देखो ये एक हमारे पास में लूप रखा हुआ है, और ये इसका एक्सिस है, ये जो ब्लैक कलर का पेन है। इस ब्लैक कलर के पेन पे अलग अलग पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखा वैल्यू। पता है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ मिली, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। जैसे जैसे दूर जाओगे वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे सेंटर के पास आओगे वैल्यू बढ़ती है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, तो ग्राफ मिला मुझे कुछ इस तरीके, क्योंकि जैसे जैसे मैं सेंटर के करीब आ रहा हूँ
वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये वाला ग्राफ हमको मिला। अब हमारे पास ना एक जरूरत थी कि मुझे एक ऐसा फील्ड बनाना है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक ऐसा रीजन बनाना है। अब देखो इस कॉइल से अगर मैं यहाँ पे रखूं तो अलग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ रखूं तो अलग, यहाँ रखूं तो मैक्सिमम। मुझे एक ना स्पेस चाहिए तो जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे देखिए इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट देखो चेंज होती जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सेंटर से डिस्टेंस है। सेंटर से डिस्टेंस जब जीरो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। तो मुझे ना एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या जुगाड़ किया, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। लिखेगा हेडिंग, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो आप लोग टास्क को समझ गए। हमको एक ऐसा रीजन चाहिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दो कॉइल ले लेते हैं। एक कॉइल ऐसी ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है ए। सेम ऐसी ही एक और कॉइल लूंगा, उसकी भी रेडियस कितनी होगी ए, और इन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखूंगा ए। याद रखना तीनों का आंसर है ए। इसकी रेडियस कितनी है ए। एक और कॉइल ली, उसकी रेडियस कितनी है ए, और दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये मैंने पहली कॉइल रखी, इसकी जो रेडियस है वो है ए। उसके बाद इससे ए डिस्टेंस पे ही मैंने एक और कॉइल रख दी, इसकी भी जो रेडियस है वो है ए। अब इनको मैंने आपको इसका एक्सिस दिखा रहा हूँ, कॉमन एक्सिस। इन दोनों का रखा मैंने ऐसे है कि दोनों का ना एक्सिस, दोनों का सेंटर एक ही कॉमन एक्सिस पे, एक ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी। समझ पा रहे? अब इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसमें जो करंट है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब इस कॉइल के कारण और इस कॉइल के कारण इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा तो दो वायर के बीच में भी बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके कारण यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक लूप जब होता है, जब उसमें कोई करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण उसके एक्सिस पे, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट आपने ले लिया, ये पॉइंट लिया है हमने सेंटर से एक्स डिस्टेंस, रेडियस कितनी है ए, और सेंटर से मैंने कितने डिस्टेंस पे लिया है एक्स डिस्टेंस पे। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, कितनी बनती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आगे बताओ, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला है क्या? हाँ फॉर्मूला बताओ, 2 पाई। सर 2 है, पाई नहीं है। 2 है, 4 पाई नहीं है। 4 पाई की जगह 4 पाई की जगह पे 2। सर ये 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ ठीक, मेरे जैसे नहीं बनना है, फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला उस दिन डिराइव किया कि अगर कोई इस तरीके की कोई आपके पास में लूप है, तो उससे उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के पॉइंट पे उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो फॉर्मूले में इसकी रेडियस भी दिख रही है और आपको इसके सेंटर से डिस्टेंस एक्स भी दिखाई दे रही है। अब इसी फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है और आपको ये बताना है कि इस कॉइल से और इस कॉइल के बीचों बीच जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। तो ये मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ से a/2, यानी x की वैल्यू कितनी है a/2। तो इस कॉइल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया कॉइल नंबर 1 या लूप नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया लूप नंबर 2। तो आप जानते हैं जो B1 होगा, ये वाला फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट बाई 2 आई रेडियस का स्क्वायर, ये जो है रेडियस है,
नीचे फिर से रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, a/2। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, a/2 का स्क्वायर और पूरे के बाहर में 3/2। अब इतना रखने के बाद μ0/2 I a स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास भी ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर जैसी बाहर निकलेगा ना तो पावर में 3/2 चढ़ जाएगा, स्क्वायर से नीचे वाला 2 कट जाएगा और बाहर क्या आएगा, a³ और ऊपर में ए स्क्वायर उसका इंतजार कर रहा है। तो ए स्क्वायर से a³ कटेगा और नीचे बच जाएगा सिर्फ a। अंदर में बचेगा 1 प्लस 1/4, तो 1 प्लस 1/4, तो 4 इधर ऊपर चढ़ेगा 5/4, तो 5/4 की पावर में आ जाएगा क्या, 3/2। तो 5/4 की पावर में आने वाला है 3/2, तो मैं लिख देता हूँ 5 की पावर में 3/2 और नीचे क्या था 4, वो क्या है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर पे 3/2, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2³ बचेगा। तो देखो यहाँ पे ये बच गया क्या, 2³ यानी कि 8। इस 8 को मैं चढ़ा देता हूँ कहाँ, ऊपर, कैंसिल कर सकते हैं, हाँ फिर बाद में कैंसिल करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कैंसिल कर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 8, इससे ये कट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 4μ0 I अपॉन, हाँ तो a³ से a स्क्वायर कट गया था ना। अरे मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं करने वाला हूँ कि हमको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी कुछ बच्चों की हवाई हो गई, कैसे हो गया, तो देखो ऐसा कुछ हमको आंसर मिलने वाला है। इस आंसर तक क्या हम दोबारा पहुंचते हैं, एक बार बता दो, उसके बाद फिर सॉल्व करो। तो देखो ऊपर में तो आई ए स्क्वायर था, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को कॉमन लिया, ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो इधर बचा 1 प्लस 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, और इधर पावर में क्या है 3/2। अब इस ए स्क्वायर को जैसे ही बाहर निकालूंगा तो इसके बाहर जो ब्रैकेट वाला 3/2 चढ़ जाएगा, स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर इस 2 से कट जाएगा और ये a³ बन जाएगा। तो एक स्टेप में मैं इतना ही लिखता हूँ, μ0/2 I a स्क्वायर अपॉन a³ 1 प्लस 1/4 की पावर में 3/2। आगे का करो, पहले लिख लो हेल्महोल्ट्ज को बारे में कुछ। हेडिंग डाल ली थी, इसके बाद देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ टू सिमिलर कॉइल्स, शायद मैं बताना भूल जाऊं तो याद रखना, ये डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे ना स्पेस छोड़ना है, वहां पे हमको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, जैसे पिछली बार कर्व आया था वैसे यहाँ पे क्या आता है देखिए, वो बनाएंगे, वो ग्राफ बनवा चुका हूं, हाँ सही बात, बनवाया हूं। हाँ जी, चलो देखो, द अरेंजमेंट ऑफ टू सिमिलर करंट कैरिंग, टू सिमिलर कॉइल्स carrying current and placed coaxially at a distance equal to their radius। देखो दो सिमिलर कॉइल थी, उनके बीच डिस्टेंस कितनी, उनकी रेडियस के बराबर, at a distance equal to their radius, comma, to make a region of uniform magnetic field,
ब्रैकेट में लिख देना UFM, UFM। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाइए और इसके नीचे हमको जगह छोड़ना है, तो कॉपी के एक्सट्रीम लेफ्ट में बना के इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, उसके बाजू में एक ऐसी डेरिवेशन कर देंगे। तो पहले डायग्राम बनाइए। हो गया? हाँ, तो यहाँ से लिखना शुरू, यहाँ पे लिखिएगा बी एक्सिस। ये हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि किसी भी कॉइल में उसके एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये, जहां पे एक्स जो होती है उसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमें पता है, तो हमने क्या किया, B1 निकाल लिया। डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है, एक बार घर जाके खुद से करोगे ना सब याद हो जाता है। हाँ हाँ, यहीं से चालू कर। इसके ऊपर एक पॉइंट लिख भी लो, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट P। ये डायग्राम सबका बन गया है। हाँ, तो इसको बीच में पॉइंट P दे दो। एट पॉइंट P, B1 का मतलब सब समझ जाएंगे, लूप 1 के कारण उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। एट पॉइंट P यहां तक के लिख लेंगे। तो ये बिना देखे खुद से करो, इसके बाद वाले स्टेप भी लिख लो। आंसर तो मैंने बता दिया है, 4 म्यू नॉट I अपॉन 5√5A। पहुंचो वहां तक। तो यहां से हमको मिल गया P1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ पे आगे होता A 5√5 और ऊपर में आ गया 4। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, 4/5√5, तो इसकी वैल्यू आती है, वो होती है 0.716। ये देखो 4/5√5 की वैल्यू है। उसके बाद I, म्यू नॉट और A तो पहले से देखो 4/5√5 की वैल्यू होती है 0.716। कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए ड्यू टू सिमेट्री, जो दूसरी कॉइल है ना हमारी, उसकी रेडियस भी A है, उससे भी A/2 डिस्टेंस पे उसमें भी करंट I है, तो उसमें जो B2 होगा ना वो भी सेम होगा, 0.716 म्यू नॉट I अपॉन A। लिख सकते हैं इसको, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0.716। चलो इतना आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कमाल होगा। अब पॉइंट P के ऊपर ना दो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक B1 लग रही है और एक B2 लग रही है। देखो पॉइंट P के ऊपर B1 लग रही है, हाँ तो समृद्धि जी बताएंगे इस पॉइंट पे इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। करंट किस डायरेक्शन में घूम रहा है, हाँ तो ऐसे उंगली कर लो। हाँ तो करंट किधर दिख, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये खत्म। तो B1 तो लग रहा है हमारा इस साइड,
अब ऐसे बीटी भी बता दो, साइड क्यों? ये तो मुझे तो ये वाली कॉइल भी इसी तरफ इसी साइड एक ही जगह खड़े हुए हम देखिए, वो वाली कॉइल में ऐसा था करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसमें डायरेक्शन थी ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहाँ पे B2 भी कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी नेट एट पी इज इक्वल टू B1 प्लस B2, यानी ये हो जाएगा 1.432 म्यू नॉट आई बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमाल की बात है, मतलब ना उन दोनों कॉइल के बीच में जो एक पॉइंट है, उसके ऊपर पता है 1.432 म्यू नॉट आई अपॉन ए इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। पर एक कमाल की बात होती है कि हमने डिराइव किया है मिड पॉइंट के लिए, लेकिन अगर आप इसको डिराइव करोगे, यहाँ पे देखो आपने टोटल डिस्टेंस ए ली है, अगर आप a/4 और ये कितना हो जाएगा 3a/4, उसके लिए डिराइव करोगे ना तो भी आंसर सेम मिल रहा है। अगर आप कॉइल को यहाँ पे रख लो 0.1a, तो बाकी कितना हो जाएगा 0.9a, यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं पे भी रखो आंसर हमको हमेशा सेम मिलता है। ऐसा इसलिए होता है, उसका रीजन हम लोग देखने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि ये है हमारी पहली कॉइल, अगर ये अकेली कॉइल होती तो हम जानते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती उसकी वैल्यू कुछ ऐसे करके बढ़ती, सेंटर पे जाके मैक्सिमम होती और उसके बाद क्या हो जाती, कम होने लगती। लेकिन यहाँ पे पता है बाजू में एक और कॉइल है, उस एक और कॉइल के होने से अब क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक और कॉइल मैं बना रहा हूँ, इस एक और कॉइल के कारण अब देखो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो पता है इन दोनों के बीच में हमने देखा था ना B1 प्लस B2 हो रहा है, यहाँ पे तो देखो टोटल मान लो 100 है वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये कम हो रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है लेकिन दूसरा बढ़ रहा है, और इन दोनों का एडिशन जो रहता है ना हमेशा कांस्टेंट मिलता है। क्वेश्चन में का मतलब हाँ, जैसे आप यहाँ पे बीचों बीच पहुंच जाओगे तो ये भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया, यहाँ जो वैल्यू मिलती है ना उसका जस्ट आधा हो गया और ये भी क्या हो गया आधा हो गया, तो मिलके क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच भले आपको दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर दोनों एक साथ एक्ट करेगी, B1 प्लस B2, तो नेट इफेक्ट जो रहता है ना उसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक के वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हमको मिलता है एक UFM, UMF, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों? क्योंकि B1 प्लस B2 की वैल्यू ना हमेशा कांस्टेंट ही आती है। हाँ, इससे आगे बढ़ने में इसकी वैल्यू जरूर कम हो रही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है बढ़ने लगती है, दोनों का एडिशन हमको मिलने लगता है कांस्टेंट वैल्यू 1.432 म्यू नॉट आई अपॉन ए। इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो इस कर्व को आप लोग वहां पे बना लीजिए, और आपको पिछला कर्व बना लीजिएगा। ये हो गया था ना,
कौन सी वैल्यू? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू। चलो होगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे सारे न्यूमेरिकल आते हैं। बताओ कि बीच में जो पॉइंट है उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो फॉर्मूला है आप लोगों के पास, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बहुत रेयरली इसकी क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट हमारा हॉट टॉपिक है क्या? नहीं नहीं, इसके ऊपर आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल का क्या यूज है? इसका यूज है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। देखिएगा, अगला टॉपिक है हमारा सबसे बेहतरीन, शानदार और सबसे इजी टॉपिक। ये टॉपिक जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उनके लिए एकदम इजी है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालिएगा एम्पियर्स सर्किट लॉ। इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आते ही बहुत इजी। बस आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उसके पास कोई पॉइंट पी है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। याद करो एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। अब 2 मिनट पेन वेन रख के देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इससे पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक पढ़ा था, वहां पे हमने एक लॉ पढ़ा था, वो नाम था उसका गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने क्यों पढ़ा था? क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हमने ई को निकालने के लिए पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं क्या? इससे बी। यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला था बड़ा इजी सा कि ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था। हमने इसको पता है यूज कैसे किया था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको इसको यूज करना है। अब देखो E डॉट डी एस का मतलब है एरिया, सरफेस। ये सरफेस का क्या होता है? एरिया। तो मैंने ऐसा भी लिख सकता हूं E इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक कमरा है, इस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, मान लो ये कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच है, वहां पे एक लाइट लगी हुई, एक बल्ब लगा हुआ है। अब जब वो बल्ब जलेगा तो क्या इस कमरे की टोटल जो 6 फेसेस हैं उसके ऊपर इक्वल रोशनी आएगी? समझो, बिल्कुल सेंटर में है, एकदम ये क्यूब के शेप का है, ये एकदम बीचों बीच है, तो हर फेस के ऊपर सेम लाइट आने वाली है। समझ लो, लाइट ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ से इससे जितनी भी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लें और उसको 6 से डिवाइड कर दें तो हर फेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी। तो टोटल कितनी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसके लिए फॉर्मूला था ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते थे? उसको 6 से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे देखो डीए क्या रहता था? टोटल 6 सरफेसेस का एरिया रहता था, डिवाइड कर देते थे। हमको पता चल जाता था कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था। याद है, हम लोग एक सिलेंडर लेते थे, कभी हम लोगों ने स्फीयर लिया था, पिछले जन्म में पढ़ा था यार। लेकिन ये उससे भी इजी है। इस बार हमको सरफेस नहीं लेना है, हमको लाइन इंटीग्रल लेना है। लाइन, यहाँ पे सरफेस नहीं आएगी, यहाँ पे बस एक लाइन आने वाली है। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया डीएल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं डीएल को, तो बताओ क्या मिलेगा? पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस मिलेगी। पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस को या तो मैं एल बोलता हूँ या तो मैं 2πr बोल देता हूँ। अगर इसकी रेडियस r है
टोटल मुझको लेंथ मिल जाएगी एल, वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर। तो ये लाइन इंटीग्रल इतना इजी है, हर बार 2 पाई आर ही आने वाला है, तो बहुत इजी है, आंसर हमको पहले से पता है। तो देखो हम लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। पर मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग बायो सेवर्ट करवाए उससे भी निकाल पा रहे थे, तो हम अब उससे क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई। ये एक और अप्रोच, बायो सेवर्ट एक अप्रोच है और ये एक अलग अप्रोच है, दोनों मतलब अल्टरनेट मेथड है, दोनों में से आगे चल के आपको ना जो इजी लगेगा आप उससे निकाल लो। तो हम लोग जानते हैं अभी कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। जैसे ये वाला स्टेटमेंट हमको गॉस ने दिया था कि किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमको एम्पियर भाई साहब ने बताया कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आप लोग ये बार फॉर्मूला लगा दीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इतना इजी सुंदर छोटा सा फॉर्मूला है, और हर बार आपको पता है डीएल क्या आने वाला है, पाई आर आने वाला है, तो आंसर कितना इजी हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वाला जो है ना स्टेटमेंट है हमारा एम्पियर भाई साहब का है। अब इसको हमको अप्लाई कैसे करना है वो देखिए, कहाँ बी है, कहाँ डीएल है, कहाँ आई है, ये पता भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमेशा एक जैसा केस आने वाला है, आप लोग बोर हो जाओगे वैसा सेम केस बनाते बनाते, बार बार ये बोलेगा कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसका नाम है आई। अब बताओ इससे ए डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया है पी, इस पॉइंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली, हर बार यही क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के कि इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। तो देखो ये पॉइंट है, हमको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। तो सर्किटल लॉ लगाना है तो एक सर्किट भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक लूप बनाते हैं, एक सर्कुलर लूप, क्योंकि हमको उसकी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद हो गया है 2 पाई आर, तुम बार बार उसी को लगाएगा। याद रखो सिर्फ आप सर्कल लगा के ही आंसर निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है, आप कोई रैंडम शेप भी ले लो, बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए फिर उस रैंडम शेप को। हमको तो पता है सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी सर्कमफेरेंस मिलती है, स्क्वायर ले सकते हो, ट्राइंगल ले सकते हो, रैंडम शेप ले सकते हो, दिन भर बैठ के इंटीग्रेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इजी हो इसलिए सर्कल लेंगे। हम बिना सर्कल के भी निकाल सकते हैं, याद रखना। हो सकता है जेडब्ल्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए कोई इसमें बाउंडेशन नहीं, हर जगह है एप्लीकेबल। लेकिन इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से आंसर होगा। हाँ किसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ गया ना, अभी पहले इस पे तो पहुंचे हैं। हाँ तो देखिए क्रिश भाई, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और आपको कैसे इसको बनाना है। आपको हमेशा एक जैसा क्वेश्चन आने वाला है कि ये वायर है, इसके पास में कोई पॉइंट भी है, बताओ उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी। तो आपको कसम, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे आंसर देने से पहले। तो देखो यहाँ पे मैं लूप बनाऊंगा, मान लो ये है हमारा वायर जिससे करंट पास हो रहा है, और ये पॉइंट पॉइंट पी है। तो पता है मैं पी से पास होता हुआ यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, बात करता हूँ, क्योंकि मुझे सर्कल की पेरीफेरी पता है। बनाओगे हमेशा सर्कल, आप चाहो तो उसमें एक रेक्टेंगल बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, जो चाहे वो। तो आपको मैंने कसम दे दी, इसलिए क्या बनाएंगे, हमेशा एक सर्कल बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का नाम है डीएल एलिमेंट। अब डीएल एलिमेंट ले लिया, इसमें से करंट पास हो रहा है आई। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ पॉइंट पी से कितना पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आप सेम वही वाला फॉर्मूला लगा, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो देखो। अब देखो अगर ये एक सर्कल है, इसमें मैंने एक छोटा सा वेक्टर डीएल लिया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, टेंजेंशियल। याद रखना सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन जो होती है ना हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल। अब हाथ में एक छोटा बच्चा पकड़ो और गोल गोल घुमाओ, जैसे उसका हाथ छोड़ दोगे ना
वो हवा में गोल गोल नहीं घूमेगा, क्या होगा, वो टेंजेंशियली सीधे मम्मी की गोदी में डिलीवर होता है। तो हमें दिखता है कि वो गोल गोल घूम रहा है, अरे भैया तुम फोर्स लगा कर रखते हो, जबरन खींच रहे हो, इसलिए वो सर्कल में घूम रहा है। तो जहां छोड़ोगे ना टेंजेंशियली सीधा मम्मी की गोदी में। मानते हो इस बात को? जब भी मैं पूछूं कि भैया यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो बोलना टेंजेंशियल है। प्लीज तू अपने हाथों से ऐसे गंदे गंदे इशारे मत कर। बच्चे करते हैं सर ऐसा है वैसा है, नहीं, टेंजेंशियल, ठीक है। उसकी डायरेक्शन हो गई ऐसी टेंजेंशियल। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखो यहाँ पे अगर करंट है, ये देखो करंट पास हो रहा है, अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये है ना, तो देखो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी, हाँ इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ट होगी। तो इस पॉइंट पे बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस, हाँ क्रॉस होगी, लेकिन अब मैं आपको 3D में दिखा रहा हूँ। ऐसे आपने प्लेन में देखे तो ये तो आपको क्रॉस दिख रहा है, ऐसे दिखाऊंगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो भी इसी की तरफ होगी। मैं फिर से दिखा रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं इसे। अब हम इसका बनाने वाले हैं टॉप व्यू। क्या बना रहे हैं? टॉप व्यू। तो देखो इसका जब हम टॉप व्यू बनाएंगे, ये देखो ये करंट कैरिंग वायर था, मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? बस एक पॉइंट दिखेगा। तो ये एक पॉइंट मुझको दिख रहा है जिसमें ना करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो मैंने ऐसा बना दिया करंट मेरी तरफ आते दिख रहा है। अब ये जो मैंने एक लूप बनाया था, ये देखो ऊपर से देखने में मुझे कैसा दिख रहा है? एक सर्कल की तरह दिख रहा है। तो मैंने इस सर्कल को भी बना दिया, उसमें ना यहाँ कहीं पे एक पॉइंट मुझे पी दिख रहा है। देखो मैंने ऊपर से देखना शुरू किया, करंट मेरी तरफ आ रहा था इसलिए डॉट बनाया, और उसके बाद उस पॉइंट पी से मैंने एक सर्कल बनाया था। ऊपर से देखने पे मुझे कैसा दिखेगा? वो सर्कल। अब वो बनाने के बाद ये देखो करंट ऐसा जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में थी ना, इनवर्ड। अब ये देखो ये इनवर्ड आपको दिख रही है, मुझे ऊपर से कैसी दिख रही है? इधर आती हुई दिख रही है। ये भी कैसी होती है? हमेशा टेंजेंशियल। याद रखना सर्कुलर मोशन में हर चीज टेंजेंशियल मिलेगा, हर चीज। या तो रेडियल मिलता है या टेंजेंशियल मिलता है। फोर्स हम रेडियल लगाते हैं अंदर की तरफ, और उसमें वेलोसिटी वगैरह किधर रहती है? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे देखो हमेशा, अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, इस डायरेक्शन में लूप है हमारा, इसी पॉइंट पे इस करंट के कारण इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक पॉइंट पे टेंजेंशियल। और डीएल भी कहाँ होता है? करंट की डायरेक्शन में, और करंट भी कैसा होता है? टेंजेंशियल। हर चीज टेंजेंशियल। आंसर जो भी पूछूं क्या बोलना है? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे देखो हमने एक वेक्टर डीएल लिया था, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो थी ऐसी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी देखो जा रही है अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ जा रही है तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन क्या दिखेगी? ऐसी तो दिखेगी, दिखेगी या नहीं? दिखाता हूँ फिर से। ये देखो ये करंट मेरी तरफ आ रहा है, आप लोग जब देख रहे हो ना तो ये देखो करंट आपको बोर्ड की तरफ जाते हुए दिख रहा है, लेकिन इसको ऊपर से देखो, ये देखो दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है ऐसा जाते हुए, सीधा टेंजेंशियली बाहर निकल रहा है। सामने से देखने पे इनवर्ट, लेकिन ऐसे ऊपर से देखने पे आपको इसका पूरा मोशन दिखाई देगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? डीएल और बी के बीच में 0 डिग्री। यही इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में दो वेक्टर का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो यहाँ बी डीएल कॉस थीटा आने वाला। अब सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग पता है इतने चालाक हैं, हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें एंगल दोनों के बीच या तो 0 डिग्री हो या 90 हो, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। खत्म, कोई करंट पास नहीं। भाई यहाँ पे बी डीएल cos 90 मतलब 0, म्यू तो 0 नहीं हो सकता, तो आई की वैल्यू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, जैसे इसका आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन जाता है बी डीएल कॉस थीटा। तुमको ना कॉस थीटा चाहिए 0, तो हमने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है, और आपकी बुक में तो बनेगा भी नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लूप को ऐसा ऐसा कुछ लेना। हाँ, लूप किसने बोला कि सर्कुलर ही होना चाहिए?
लूप तो कैसा भी बन सकता है, लेकिन आपका नाम से सर्कुलर सर्कुलर इसलिए लेंगे क्योंकि हमको उसका इंटीग्रेशन पता है 2πr। अगर मैं ऐसा सर्कल बना दूं ना, मैं आप बोल दोगे 2πr, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा ऐसा करके बना दूं, मैं बोलूंगा बताओ यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो r, यहाँ से है r1, यहाँ से है r2, रात दिन बैठ के इंटीग्रेशन करते रह जाओ तो निकाल नहीं पाओगे। निकल जाएगा तो निकालने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हमेशा जीरो लाइन तो एक टाइम में हाँ ऐसा भी एंगल ले ले बस समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग को देखो एंगल कितना दिख रहा है दोनों के बीच का, 0 डिग्री। मस्त वहां डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो पता है आज के बाद ये आपको दिखने ही वाला नहीं है, सीधा मैं लिख दूंगा BDL। आप पूछते रह जाओगे कि सर पहली क्लास में तो आपने दोनों के ऊपर वेक्टर बनाया था, वेक्टर क्यों नहीं बनाते? तो आपको याद रहना चाहिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का मैं आपको एंगल पहले ही बता दिया था कितना, 0 डिग्री है। BDL cos थीटा की है हमने, तो cos थीटा की वैल्यू 0, तो हमको मिल जाता है 1। यहाँ से BDL इसी को क्या हो जाएगा, μ0I। अब जितने बच्चों को समझ में नहीं आया उनको बता देता हूँ कि सिर्फ फॉर्मूले को रट लो। हम लोग के कोर्स में ऐसे ही है जिसमें हम लोग को cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 मिलने वाली। दैट्स इट, समझने वालों बच्चों के लिए मैंने बता दिया। चलो लिखो इसमें 2-4 शब्द पहले। It states that the line integral of magnetic field B, vector B, around a closed path, इसलिए हम लोग सर्कल ले रहे हैं, closed path in vacuum is equal to देखो यहाँ पे म्यू के साथ में मैंने नॉट लगाया, इसका मतलब कि किसके लिए है, वैक्यूम के लिए बात चल रही है, अदरवाइज सिंपल म्यू लिखता हाँ। इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट I। अब इसके बाद जो लिखवा रहा हूँ ना, इसी में 2-4 शब्द और हैं, उसको या तो अलग कलर के पेन से लिख लो या उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। आपने कहा था इससे लिखा करंट I। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, पासिंग इनसाइड द क्लोज्ड पाथ। इनसाइड द क्लोज्ड पाथ। देखो अब हमारा टास्क ये है कि ये करंट कैरिंग वायर है I, इसमें से करंट पास हो रहा है, इसमें एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो हमको निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या आ जाएगी, कसम कि हमको सबसे पहले बनाना है क्या है, एक लूप। इस लूप की हमको क्या पता है, रेडियस भी पता है। अब हमको लगाना है फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0I। यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लगाया, मेरी मर्जी, नहीं लगा, तो यहाँ पे BDL μ0I हमको इतना मिल गया। मैं यहाँ पे ना सीधा प्रूफ बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, BDL, अब ये जो B है ना, एक सर्कुलर पाथ में ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। B एक कांस्टेंट है, वो मैंने पढ़ा ही है, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको लिख दिया बाहर, और यहाँ पे आ गया क्या, DL इज इक्वल्स टू μ0/I। यहां से बताओ जो DL है तो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा। और कितना बड़ा बनेगा, इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2πr इज इक्वल्स टू μ0/μ0I, यानी कि B इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr। कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये फॉर्मूला कुछ देर पहले पढ़े थे हमने। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, देखो
हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के उसको हमने प्रूव कर दिया। ऊपर आ रही था ना, क्या बोल रहे हैं? फायदा क्या होगा? अभी पता चलेगा ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, इसको धीरे धीरे थोड़ा सा इसको लेवल पे ले जाएंगे हम लोग। ये मैंने प्रूफ बताया, प्रूफ एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने प्रूफ कर दिया कि देखो सही रिजल्ट मिलता है। ये हम लोगों ने पहले डेरिवेशन करके निकाला था, यहाँ पे देखो सीधे हमको ऐसे मिलता है। ठीक है, अब देखो कई बार आपको पूछता है एग्जाम में कि आपको किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास कोई पॉइंट पी है, उसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने प्रूफ करके बताया कि हाँ ये हमको पहले पता था, तो यहाँ ये प्रूफ हो। दूसरी चीज हम लोग को क्या करना होता है, चलो पहले लिखते हैं फिर हम बता रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले क्या करो, ये डायग्राम बना दो, जो मैं डायग्राम बनाते चल रहा हूँ कि सबसे पहले एक पॉइंट बनाओ, पॉइंट पी, इसमें से पास हो रहा है करंट आई। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक लूप बनाएंगे, ऐसा लूप बना देंगे। तो बनाते चलिए आप, इसको बनाओ, तो मैं लिखा भी रहा हूँ, इसके बाजू में लिख देना। इंटीग्रेशन बी डॉट पी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। जब हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था ना, तब मैंने आप लोगों को बताया था ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? यहाँ पे देखो, मान लो एक चार्ज इसके अंदर है Q1, ये भी अंदर है Q2, और एक चार्ज बाहर है Q3, ये बात। तो मैंने बताया था कि अगर आपको इस डब्बे में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, अंदर वाले चार्जेस को कंसीडर करना, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि एक बाहर में एक ये भी तो चार्ज है, इसके कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास होनी चाहिए, तो उसको हम क्यों नहीं कंसीडर करते बाहर वाले। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि डब्बे के अंदर वाले को क्यों कंसीडर करते। नहीं नहीं, वो तो मैंने बाद में लिखा कि सिर्फ अंदर वाले को आप लोग कंसीडर करना। क्यों इफेक्ट नहीं, इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी यार, परपेंडिकुलर जा रही है उसके, बाकी से भी परपेंडिकुलर जा सकती है। हाँ ये सही, हाँ आप भी सही बोल रहे हो। देखो ये Q1 और Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो निकल गई और गई, लेकिन इस Q3 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है ना, वही बाहर भी निकल जाती है। तो जितना अंदर गया उतना ही बाहर गया, तो वहां पे उनका समेशन क्या हो जाता है, 0। इसलिए हम लोग हमेशा अंदर वाले चार्जेस को कंसीडर करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसी को कंसीडर करने वाले। ये वाला समझ नहीं आया? जैसे कि देखो ये कमरा है, यहाँ पे एक चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस वॉल से जाएगी और बाहर चली जाएगी, यानी कि आउटगोइंग दिख रहा है आपको, इनकमिंग कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन बाहर जो चार्ज है उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी और ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, तो जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग हो जाता है। हाँ वो माइनस हो जाता है, काउंट नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस को कंसीडर करते थे। वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनसाइड वाले करंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इनसाइड वाले करंट को कंसीडर करेंगे। सर ये कहने का आपका मतलब क्या है? ये कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि भैया अगर ये कोई एक वायर है, इससे करंट जा रहा है आई, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपने क्या किया,
मेरी कसम के हिसाब से सबसे पहले आपने बना दिया क्या, एक लूप, पर मैंने एक और वायर इसके पास और बना के रखा हुआ था जिससे कि 20 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और फॉर्मूले में क्या बताया है आपको, कौन सा करंट लेना है, लूप के अंदर वाला। तो हम सिर्फ इसी करंट को लेंगे, उसको देखेंगे भी नहीं। इनसाइड लेने का यही मतलब है। सर को पॉइंट से पास हो एक और करंट को कहां से, की पॉइंट से सर उस पॉइंट पे इससे अंदर 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 वाला। सर अंदर वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, उसके चारों, जहां से भी करंट पास होता है ना, हम क्या करते हैं उसके चारों तरफ लूप बना लेते हैं, तो अपने आप सेंटर में आते हैं। तो दो वहां पे आप सेंटर बनाओगे, एक उसके कारण भी, एक उसके कारण भी। दोनों को फिर प्लस करना पड़ेगा। हाँ, जो भी होगा वहां पे डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट में इससे भी तो एक लूप बन जाएगा। हाँ, इस पॉइंट से बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है I1 और यहाँ से एक करंट पास हो रहा है कौन सा, I2। अब अगर उसने बोला पॉइंट P के ऊपर आप निकालिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, ये वायर उसने बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक परिक्रमा कर लेंगे। अंदर में कितना करंट दिखा उस लूप के, सिर्फ I1, तो सिर्फ I1 को कंसीडर करता। लेकिन अगर उसने हमको दिया होता यहाँ पे कोई पॉइंट, बोलता कि भैया यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P, अब इस वायर के कारण उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगने वाला है वो निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए ये बड़ा सा सर्कल बना, अब ये भी अंदर आ गया, अब ये भी I इनसाइड, तो हमको इसकी भी वैल्यू वहां पे पुट करनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, वहां पे I की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्या I यानी कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर, तो I1 प्लस I2 लिख देंगे। अगर ये ऐसा होता ये ऐसा होता, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देते और जो वैल्यू बचती तो बड़े वाले की डायरेक्शन में बता देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर जा रहा है 20 एम्पियर और इधर आ रहा है 10 एम्पियर, तो पता है हम इसको ऐसा बना देते, सॉरी ऐसा बना देते और बोलते 10 एम्पियर, दिस माइनस दिस, और डायरेक्शन किसकी, बड़े वाले, तो वो डायरेक्शन वहां पे बना दो। इतना क्लियर है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि करंट कौन सा लेना है, लूप के अंदर वाला। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसमें इनसाइड तो भी लिखिएगा, मैं करवा रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ, लिखिए स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। लॉ इज ओनली यूजफुल, क्या आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है कि कब ये हम इसको लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ इज ओनली यूजफुल व्हेन नंबर वन B and BL are in same direction, यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। इससे पता है क्या होगा, BDL cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ये तभी याद है गॉस लॉ में मैंने बताया था कि सिमेट्री होना चाहिए, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। हम लोगों को सिमेट्री पढ़ी थी। एक मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें इस डब्बे की हाइट बहुत कम थी, उसके टॉप में चार्ज रखा हुआ था, तो आपने सेम थिकनेस का एक और इसके ऊपर रखा था कि चार्ज बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, तभी तो फॉर्मूला यूजफुल था। तो सिमेट्री वहां पे जैसे सबसे बड़ी शर्त थी, वैसे यहाँ पे कुछ कुछ शर्तें हैं जिसको हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है वो जल्दी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली शर्त ये है कि दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, वेक्टर B एंड BL आर एट 90 डिग्री, 180 में पुट करते हैं दोनों सेम। तो ये थीटा इक्वल जैसे 90 डिग्री पुट करोगे cos 90 कितना हो जाएगा,
मेरा उद्देश्य है cos थीटा वाला टर्म को हटाना, दैट्स इट। तो 180 माइनस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा है कि कुछ ऐसा हो कि बी खुद से खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं बी वैनिशेस। अंदर में करंट कुछ ऐसे थे, एक के कारण नेगेटिव फील्ड बन रहा था इधर, एक के कारण बन रहा था इधर, कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो करंट की वैल्यू भी हमको ना जीरो मिले। आई जीरो करने से भी हो जाएगा। करंट की जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी ना। मजा तो तब है जब करंट भी फ्लो हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो, समझ रहे हो ना। तो एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि करंट आपको अंदर में बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी, एक के कारण ऐसी बनी, दोनों नलीफाई होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाए। तो ये तीन कंडीशन है जिसमें ये लॉ यूजफुल है। लगा तो आप इसको कभी भी सकते हो, थीटा इक्वल टू 14 डिग्री पे भी लगा सकते हो, पर कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिक्कत आती है अदर देन 0 और 90 को, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, तो शायद टाइम। हाँ, नेक्स्ट क्लास में। पर आप लोगों ने फॉर्मूले बनाए, फॉर्मूला नोट्स